हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 9 के सब्जेक्ट साइंस के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली एनसीईआरटी की किताब से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं और इसमें फुल चैप्टर कवर किया गया है और उसके साथ प्रैक्टिकल को भी सॉल्व करके बताया गया है कि किस तरह जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो साइंस की थ्योरी को या फिर कहें साइंस के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद या रेत का एक एक कण, ये सभी पदार्थ से बने होते हैं। क्योंकि विश्व में मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर ही बनी है। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो किसी पदार्थ से मिलकर ना बनी हो, चाहे उसमें एक पदार्थ ही क्यों ना हो, वो वस्तु उस पदार्थ से बनी हो सकती है। तो पदार्थ की परिभाषा या फिर कहें उसके तत्वों को वर्गित किया गया है, जैसे कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों और यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। तो भारतीय जो दार्शनिक हुए उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वैसे ही जो यूनान के दार्शनिक हुए हैं, यूनान मतलब जो ग्रीक के दार्शनिक हुए उन्होंने भी पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव वो वस्तुएं होती हैं जो जिनमें श्वास है, जिसमें जीवन उपलब्ध है, और निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जो श्वास नहीं लेते और ना ही उनमें जीवन है। अगर सजीव वस्तु की बात करें तो उसके अंतर्गत आएंगे मनुष्य प्रजाति, पशु पक्षियों की प्रजाति और जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं वे सभी। और निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो इसके अंदर आएंगे जैसे कि पत्थर, मृदा और ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन उपलब्ध नहीं है। अब पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 तरह से बेसिकली वर्गीकृत किया है। पहला तो यह है कि वो पदार्थ जो है हमारा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो पहले हम देखेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप के अंदर हमारा पहला पॉइंट क्या आता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो इसके लिए भी हमारे पास 2 विचारधाराएं उपलब्ध हैं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी की टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, और अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। तो पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, मतलब कि वो एक कंटिन्यूअस लेयर के साथ जॉइंट होते हैं। वो उनमें बिखराव नहीं होता, अलगाव नहीं होता। लेकिन पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो पदार्थ के जो कण हैं वो एक एक कण अलग अलग रूप से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम अगर अपने हाथों में, दोनों हाथों से अगर रेत उठाएं और फिर उसको धीरे 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 नीचे छोड़ें, तो हमें उस रेत के कण सारे अलग अलग होते हुए दिखाई देंगे।
तो इन विचारधाराओं को हम अगर वेरीफाई करें, वेरीफाई कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि हम इस विचारधाराओं को किसी परीक्षण के द्वारा प्रूव करें, तो क्या ये विचारधाराएं जिस विचार को मानती हैं क्या वह सत्य है या नहीं। तो हम आगे देखते हैं किस तरह से विचारधाराएं अपने आप में सही साबित होती हैं या नहीं होती हैं। क्रियाकलाप 1.1 एक्टिविटी नंबर 1.1। इस एक्टिविटी को करने के लिए बेसिकली हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जैसे लिखा हुआ है, एक 100 ml का बीकर लें। जैसे कि इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि ये जो बीकर है उसको हम बीकर बोलते हैं, तो ये 100 ml का लेना है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। तो इसको आधा हमें फिल करना है और उसके वहाँ पर निशान लगा देना है किसी मार्कर से। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें और उसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच नमक या फिर शर्करा को लेना है और उसके बाद उसको उसके अंदर घोल देना है और उसको घोलना है। किसी कांच की छड़ लेनी है हमें और उस कांच की स्टिक से हमें उसको घोल देना है। अब देखना है कि क्या जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना है। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया या उसके जल के स्तर में बदलाव नहीं आया। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ। और हमें यह भी ध्यान देना है कि जब हम देखेंगे कि जल के स्तर में क्या बदलाव हुआ, तो उस समय हमें यह भी देखना है कि जो हमने नमक उसके अंदर घोला है और जो शर्करा या फिर शर्करा जो हमने घोला है उसका क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गया या फिर कहाँ अदृश्य हो गए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है। और उसके बाद हमें यह भी देखना है कि क्या जो हमने पहले जल भरने के बाद उसके स्तर पर निशान लगाया था, क्या उस स्तर से जल अधिक हो गया है या ऊपर चला गया है या नीचे आ गया है। तो इस क्रियाकलाप से हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम देखेंगे कि ये तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि जब हम जल के अंदर नमक या पानी शर्करा को घोलते हैं तो वो उसके अंदर घुल जाता है और उसके बाद अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने का मतलब है कि जो नमक या जल के जो बेसिकली एटम्स होते हैं वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, जल के अंदर अच्छी तरह से घुल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम जल और नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, जिससे होता है कि सभी पदार्थ, जिससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है। तो बेसिकली तो हमने साबित किया कि प्रूफ किया कि सभी पदार्थ क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो बेसिकली लीटर है तो हम मापते कैसे हैं ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का एक घन मीटर मतलब मीटर की क्यूब आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। तो 1 लीटर में हमारा क्या होता है, 1 घन मीटर। 1000 लीटर में हमारा क्या होता है, 1000 ml मतलब मिलीलीटर। और 1 मीटर में क्या होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर घन। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यह प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो इसको भी हमें प्रूव करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 1.2। तो बेसिकली हमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक 100 ml का बीकर लेना है, उसके अंदर हमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है। 100 ml पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट
इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट हमें लेना है 10 ml। ठीक, डालने के बाद उसके अंदर जब घुल जाएगा वो अच्छी तरह से, तो उसके अंदर से 10 ml हमें एक परख नली लेनी है, टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर 10 ml वो जो हमारा घोल है, मिश्रण है, उसको परख नली में 10 ml लेना है, और उस 10 ml को हमें दोबारा एक बीकर लेना है, और उस बीकर के अंदर 100 ml जल लेना है, और जो हमने एक परख नली हमने ली है उसके अंदर जो हमारा 10 ml मिश्रण है उसको 100 ml में मिलाना, मिक्स करना है। उसके मिक्स करने के बाद जो हमारा नया मिश्रण है 100 ml, उसमें से फिर हमें एक परख नली लेनी है, उसके अंदर 10 ml उपस्थित बीकर में से मिश्रण को लेना है, और दोबारा एक तीसरी हमें क्या करनी है, बीकर लेना है। उसके अंदर जो हमारा दूसरी परख नली है उसका जो जल है 10 ml मिश्रण है, बेसिकली 10 ml उसके अंदर घोलना है। फिर हमें लेनी है तीसरी परख नली लेनी है। तीसरी परख नली के अंदर जो तीसरा जो बीकर का मिश्रण है उसके अंदर का मिश्रण हमें 10 ml लेना है तीसरी परख नली में, और चौथा बीकर हमें लेना है और उसके अंदर तीसरी परख नली का जो मिश्रण है उसके अंदर मिक्स करना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि सवाल क्या आता है, क्या जल अब भी रंगीन है? तो आइए हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। तो बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है कि अगर हम उसका 10 ml लेते हैं या फिर एक चम्मच लेते हैं, तो उसके अंदर उसको हम 1000 लीटर पानी में डालते हैं, या फिर 1 लीटर पानी में डालते हैं, तो तब भी वह क्या हमें वहाँ देखने के लिए क्या मिलेगा कि वो जल रंगीन हो जाता है। निष्कर्ष निकलता है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट कि केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। तो इससे निष्कर्ष बेसिकली हमारा यह निकला कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसके क्रिस्टल इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो जब हम किसी भी जल या मिश्रण में मिक्स करते हैं तो वो और उनसे कई छोटे छोटे रूपों में विभाजित होते जाते हैं, और एक स्थिति ऐसे आती है कि जब हम उनको और अधिक जल में मिक्स करेंगे तो वो विभाजित नहीं हो सकते। तो यह परीक्षण हम 2 ml डेटॉल के लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है, क्योंकि अगर हम 2 ml डेटॉल लेते हैं उसको हम 100 ml जल के अंदर मिक्स करते हैं, तब भी हमें देखने को मिलेगा कि उसकी महक आती रहती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो इस 1.2.1 के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि पदार्थ के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वो किस प्रकार किसी अन्य पदार्थ को अपने रिक्त स्थानों में समावेशित कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए या फिर वेरीफाइड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे 1.3। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूरी से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। नेक्स्ट क्रियाकलाप है 1.4। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा?
शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना दिन या घंटे लगते हैं? स्लाइड में हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव्य के कणों में के बारे में क्या पता चलता है? क्या आप तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? तो इन तीनों क्रियाकलापों का निष्कर्ष यह निकलता है कि बेसिकली पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो क्रियाकलाप 1.3 में हमने जैसे देखा कि जो कण हैं बेसिकली वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तीव्रता हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो बेसिकली इन तीनों क्रियाकलापों से हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण अपने आप में एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण का यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ है वो आपस में अंतः मिश्रित हो जाते हैं और जो उनके स्थित जो रिक्त स्थान है वो आपस में समावेशित हो जाते हैं, इसलिए इसे विसरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको भी हम सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल एक दूसरे से जुड़े हैं? नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी क्रियाकलाप 1.8, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? तो इन दोनों क्रियाकलापों से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो जैसे कि हम अगर लोहे की कील लें, अगर हम उसको हथौड़े से मारते रहेंगे तो क्या होगी, एक शीट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन उसका जो आकर्षण बल है अभी भी उसके साथ है। वैसे ही अगर एक चौक का पाउडर लें, अगर उसको हम काटेंगे या फिर उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे तो वो क्या होगा कि एक पाउडर की शेप में नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी अभी भी कणों के बीच एक आकर्षण बल का कार्य है। वैसे ही रबर बैंड के साथ अगर हम रबर बैंड को कितना भी खींचें लेकिन उसमें आकर्षण रहता ही है। वैसे ही पानी, जो थाली अगर आप लोगे उसके अंदर और पानी भरोगे, उसको काटने का प्रयास करोगे, लेकिन उनके कणों के बीच आकर्षण बल है, जिसकी वजह से क्या है, वो कण एक साथ है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया और उनकी प्रकृति के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है कि उन सभी पदार्थ की अवस्थाएं हमारे ग्रह पर किस तरह उपलब्ध हैं। तो पदार्थ के तीन, ठोस, द्रव्य और गैस, मतलब पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। तो पहली अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था को हम जानने के लिए क्रियाकलाप 1.9 करते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे कि पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? तो जैसे कि हमारा ये चित्र देखोगे इसमें है, इसे ठोस हमने लिया है कि एक हमने क्या लिया है, प्लेट ली है, और दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। तो ये बेसिकली पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को दर्शाता है। तो सबसे ऊपर हमारा एक ठोस है, ठीक।
तो उपरोक्त उदाहरण ठोस के हैं। इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं तथा स्थिर आयतन संपीड़ितता होती है। बाहरी बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किताब या सुई या लकड़ी की छड़ को हथौड़ा मारकर खींचने या गिराने से होगा क्या? बेसिकली इसमें आकार में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी दृढ़ रहेगा। वो बिल्कुल मतलब वाटर की तरह नहीं हो जाएगा, पानी की तरह नहीं हो जाएगा। ठीक। तो जैसे हमने रबड़ बैंड, स्पंज या बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार, ये सभी हमारी क्या है, ठोस है, क्योंकि रबड़ बैंड पर बाहरी बल लगने पर जब रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में अत्यधिक बल लगने पर यह टूट जाता है। तो रबड़ बैंड अगर हम खींचते हैं तो वो फैल जाता है, और जब हम खींचना छोड़ देते हैं उसको, वो वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। और अत्यधिक तेजी से खींचें तो वो टूट भी सकता है। वैसे ही चीनी और नमक को अगर हम अपने हाथ में लें तो हमारे आकार का ले लेगा वो शेप। वैसे ही किसी प्लेट या जार में रखें तो इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलेंगे, मतलब कि वो उस बर्तन के शेप में आ जाएंगे, लेकिन उनके आकार वैसा ही रहेगा। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जैसे स्पंज वाली बॉल आती है जो येलो कलर की होती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर उसको हम दबाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर वायु वो बाहर निकल जाती है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो दोबारा अपने मूल रूप में आ जाता है। जिससे क्या होता है, इसका संपीड़न संभव होता है। जो प्रेशर लगने पे वायु बाहर निकल जाती है और प्रेशर हटा देने से वायु दोबारा वापस अंदर चली जाती है। स्लाइड है हमारी द्रव्य अवस्था। तो पहले हमने देखी ठोस अवस्था, अब आते हैं हम द्रव्य अवस्था पे। तो द्रव्य अवस्था को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डालने पर क्या होगा? किसी एक द्रव्य का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है या द्रव्य का आकार एक समान रहता है? द्रव्य को बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो बेसिकली यहाँ हमारा निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब कि अगर हम एक गिलास पानी लें और उसको हम बोतल में डालें, उसका आकार तो बदल गया, लेकिन वो आयतन मतलब घेराव होता है। बेसिकली वो उतना ही घेराव लेगा जितना गिलास में है, उतना ही घेराव वो बोतल में भी लेगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव्य में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तो आकार बदलता है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पानी, एक गिलास पानी को हम अगर बोतल में डालें तो गिलास का आकार है वो अलग है, लेकिन बोतल का आकार क्या है, अलग है। ठीक, तो वो आकार चेंज हो रहा है, लेकिन जो उसकी तरलता है, मतलब जो लिक्विडिटी है, वो वैसे ही सेम है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। ठीक। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि यह है कि जो जीवधारी हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव्य में विसरण की दर अधिक होती है। विसरण का मतलब है कि वो बेसिकली अपने आप में एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या है, उनके कण किसी दूसरे पदार्थ के कणों में समावेशित होने के लिए उनमें काफी रिक्त स्थान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक भी होता है। राइट, हम देखते हैं गैसीय अवस्था। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें गुब्बारे वाले का, गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे हवा में भरता है, लेकिन एक सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे भरता है और सिलेंडर में कौन सी गैस है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और बताइए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि 1.11 100 ml की 3 सिरिंजी
लिए लें और उनके सिरों को रबर के कॉर्क से बंद कर दें। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सीरीज में लगाएं। सीरीज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में लगाकर संपीड़ित करने का कोशिश करें। इस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? बेसिकली क्या है, ये जो इमेज हमें दिख रही है इस सिरिंज में, आप सभी जानते ही होंगे। तो इसमें पहली अवस्था में उन्होंने बताया कि आपको पहले इसमें जल हवा रहने देना है और दूसरे में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े। फिर इसके ऊपर हमें क्या करना है कि कॉर्क लगाना है तीनों सिरिंज पे और उसके बाद वैसलीन लगा देनी है। और इस क्रियाकलाप से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता, मतलब बेसिकली होता है कंप्रेशन, काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, बेसिकली क्या है, एलपीजी, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो ठोस है और गैस या फिर द्रव्य, ठोस में भी क्या होता है, हमारा कंप्रेशन बहुत काफ़ी अधिक होता है, और लेकिन जो कंप्रेशन है वो गैसों की बजाय कम ही होता है, गैसों से ज़्यादा नहीं होता। दोनों ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों का जो कंप्रेशन बहुत अधिक होता है। इसलिए हम देखते हैं कि गुब्बारे वाला है जो एक छोटे से सिलेंडर से इतने सारे गुब्बारे भरता है। और वैसे ही हमारे घरों में यूज़ किया जाने वाला एलपीजी सिलेंडर, वो अराउंड अगर 5 से 6 मेंबर की फैमिली है तो वो सिलेंडर अराउंड 1 मंथ यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब इतना कंप्रेशन है गैस में कि वो सिलेंडर आपको 1 मंथ तक आप उस पर कुकिंग कर सकते हैं। और बात करें सीएनजी गैस की, तो सीएनजी गैस हमारी दिल्ली में चलने वाली जो डीटीसी बसें हैं उनमें यूज़ किया जाता था पहले। कि अब जो बसें आई हैं अब तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, लेकिन उससे पहले सीएनजी बसें, सीएनजी से चलने वाली बसें हैं, मतलब वो उतनी बड़ी बस और एक सिलेंडर से चल रही है। तो मतलब इससे हमें पता क्या चलता है कि जो गैसों की कंप्रेशन है वो बहुत हाई है बजाय कि ठोसों और द्रव्य की तुलना में। तो इसीलिए वो क्या है, एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाना उनको बहुत ईजी होता है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जल पदार्थ की तीनों तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। हम जानते हैं कि जो जल है वो हमारे ग्रह पर बर्फ, द्रव्य और जल एवं गैस के रूप में उपस्थित है। अब देखते हैं कि अगर तापमान में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है हमारे जल पे। तो एक क्रियाकलाप करते हैं हम जल से संबंधित। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें। प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें थर्मामीटर का बल बर्फ को छू रहा हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। एक बीकर लेना है हमें और एक थर्मामीटर से उसको लटका देना है और धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें और इसको फिर हम एक बर्नर की सहायता से इसको हम धीरे धीरे बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे और बर्फ पिघलने का तापमान नोट करेंगे। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करेंगे और जब बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहेगी और पूरी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तो हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगे। तो अब बीकर में क्या करना है, कोई छड़ डालनी है और उसको हिलाना है और जब तक हिलाना है तब तक वो उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए और उसको हमें जब तक देखना है तब तक जो बीकर में रखा हुआ जल है वो वाष्प में बदलना है। जल के द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन परीक्षण को नोट करें। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जैसे ही हम बर्फ डालते हैं और हम तापमान उसका बढ़ा देते हैं तो इनके जो कणों के बीच की गतिज ऊर्जा है, मतलब जिसकी वजह से वो क्या होते हैं कि वृद्धि होने पर वो और तेजी से बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं
ऊष्मा के द्वारा प्रतीत की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है, और जब उसमें हीट मिलती है वैसे ही तो वो हमारी बर्फ क्या है धीरे धीरे पिघलने लगती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि वो मेल्टिंग स्टार्ट हो चुका है बर्फ का। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तो जैसे वो ठोस में थे, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो उनके जो आपस का विसरण है और उनके जो आपस का बेसिकली आकर्षण बल है वो टूट रहा है और वो फैल रहे हैं लिक्विड पूरे हमारे बीकर में। और एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो गलनांक क्या होता है, बेसिकली गलनांक वह होता है जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाए, वह हमारा क्या है, गलनांक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम तो बेसिकली बर्फ का गलनांक ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये अगर आप एग्जाम वगैरह में देखेंगे तो ये एक एक दो दो नंबर में आते हैं। तो बर्फ का गलनांक क्या है, 273.15 केल्विन। तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। मतलब जो गलने की प्रक्रिया, मतलब जो बर्फ से पानी बनने की अवस्था है उसको संगलन कहते हैं। और हमने पीछे देखा था इसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। गलनांक के पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। कणों के पास पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ सिंपल सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली क्या है कि जब हम बर्फ को बर्नर की सहायता से हीट मिलती है, तो जो बर्नर से हीट निकल रही होती है वो बर्फ को क्या है धीरे धीरे गर्म करने लगती है, क्योंकि जो बर्नर से निकलने वाली ऊष्मा है वो बर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि बर्फ क्या है उसके अपोजिट है, वो कोल्ड है, ठंडी है। तो ठंडी वस्तु में गर्म वस्तुओं की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या है वो खुद भी क्या होती हैं, धीरे धीरे गर्म होने लगती हैं। इसलिए मतलब अवशोषित कर लेती हैं, इसलिए धीरे धीरे खुद भी गर्म होने लगती हैं और वो पिघल जाती है बर्फ पूरी तरह से। इसीलिए ये जो बर्नर से उस बर्फ में ऊष्मा का अवशोषीकरण है वो गुप्त ऊष्मा है, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो प्रसुप्त ऊष्मा सिंपल सा यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हम 1 किलो ठोस लें, मतलब बर्फ लें, और उसको द्रव में बदलने के लिए इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो प्रसुप्त ऊष्मा होगी। वायुमंडलीय ताप पर जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। और वैसे ही जब हम उस बर्फ को द्रव में बदल जाता है, और जब वो द्रव, क्योंकि बर्फ से द्रव में बनने पर वो स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद वो उबलना स्टार्ट होगा। जब वो उबलना स्टार्ट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं, और जल का है तापमान 273 मतलब 100 डिग्री पर होता है उस समय। तो यहाँ से हमें ये समझने के लिए मिलता है कि बेसिकली जो द्रव्य हैं वो उनके कणों की जो बर्नर से निकलने वाली हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री आ जाता है, क्योंकि जब आप लास्ट में टेम्परेचर नोट करेंगे तो वहाँ पर 100 डिग्री मेंशन होगा थर्मामीटर में जैसे। तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस बदल जाते हैं।
अगर हम ठोस अवस्था इस चित्र में देखिए आप क्लियर हो जाएगा कि ठोस अवस्था से क्या होगी, द्रव अवस्था। तो ऊपर वाला एरो देखो तो उसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था। तो अगर हम गैसीय अवस्था से जाएं तो द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से शीतलता। मतलब ऊपर वाला क्या, अगर ठोस को हम ऊष्मा देंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी, और द्रव अवस्था को अगर ऊष्मा देंगे तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगी। और गैसीय अवस्था को हम शीतलता, शीतलता का मतलब होता है कि जैसे फ्रीज होता है, बेसिकली हम उसमें फ्रीज नहीं कह सकते। अगर हम गैसीय अवस्था का पता लगाएं तो जैसे भाप होता है ना, भाप तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी ठंडी ठंडी हीट मिलने लगे तो वो क्या द्रव अवस्था में आ जाएगी। द्रव अवस्था को अगर हम और उसको ठंडी ठंडी एयर मिलने लगे, वायु मिलने लगे, तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगी, मतलब वो दोबारा बर्फ बन जाएगी। जैसे कि हमारे फ्रिज में रखा हुआ जो वाटर है, बोतलों में भरा हुआ वाटर है, जब वो फ्रिज से ठंडी एयर निकलती है, शीतलता वाली एयर, तो उससे क्या है वो बर्फ में बदल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। तो अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं इसको प्रूव करने के लिए किस तरह वो कार्य करता है। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। एक कॉप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। तो जैसे कि ये बर्नर दिखाया गया है, हमें एक चीनी मतलब चाइनीज़ डिश होती है बेसिकली, वो लेना है और उस पर एक कीप लगा देना है, और कीप के ऊपर एक कॉर्क, रुई की टुकड़ा। तो इसके अंदर हमें बेसिकली कपूर रखा है, और जब हम इसको बर्नर की सहायता से हीट देते हैं तो उसमें ताप परिवर्तन होता है। तो देखते हैं हम, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जो हमारे घरों में उपयोग किए जाने वाला कपूर है बेसिकली, वो बेसिकली किस तरह कार्य करता है, जब हम उसको हीट देते हैं तो वो सीधा गैस में बदल जाता है, और अगर हम उसको शीतलता देंगे तो वो गैस से सीधा ठोस बनेगा, ना कि द्रव्य बनेगा। तो वो यहाँ पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो इसका सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल है जो हम घरों में यूज करते हैं, वो है कपूर। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह जो ठोस है, अगर ऊपर वाला एरो देखेंगे तो हम संगलन मतलब उसका गलना, तो द्रव्य हो जाएगा। जब द्रव्य को हम और हीट देंगे तो वो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने के बाद वो क्या होगा, गैस में बन जाएगा। करने से पहले हम देखते हैं हमारे पॉइंट। दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब और परिवर्तन का प्रभाव किस तरह होता है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से अगर हम CO2 इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाए तो क्या होगा, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सुर्फ या शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर वो बेसिकली प्रेशर लगेगा, दाब मतलब प्रेशर, अगर ठोस को हम संलग्न करें तो द्रव, द्रव्य से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से गैस, और निक्षेपण करेंगे तो दोबारा हमारा ठोस। लेकिन अगर हम ठोस से वापस उल्टा जाएं तो ऊर्ध्वपातन होगा, मतलब ठोस से सीधा गैस, फिर संघनन होगा, गैस से द्रव, द्रव्य से दोबारा वो जमना स्टार्ट। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तो आइए देखते हैं दाब और तापमान। वाष्पीकरण, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वाष्पीकरण। जब जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कहने का मतलब है अगर कोई पदार्थ है उसके कण हमेशा एक्टिवेट होते रहेंगे जब तक उसमें ऊष्मा रहेगी। द्रव्य में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें बता रहे हैं कि जब किसी भी द्रव्य के ऊपर उनके कणों में गतिज ऊर्जा जो होती है, जब उसके आकर्षण बल मुक्त होने लगता है तो क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव्य है बेसिकली वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। मतलब जो बेसिकली जल है वो 100 डिग्री तक अगर हम उसको हीट दें
तो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो उबलने लगेगा और उबलते उबलते वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल है। 1 एटमॉस्फेयर में 1.101 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है और जो सामान्य वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेसिकली क्या है, जो वाष्पीकरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो इसको हम समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल लेकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन प्रक्रिया को करके अपने परीक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। तो इससे निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर, जब सतह का क्षेत्र बढ़ेगा। वाष्पीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ भी जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं, तो सतह का क्षेत्र बढ़ने पर, मतलब अगर हम कोई कपड़ा लें और उसको बाल्टी मतलब वॉश करने के बाद सीधा हम उसको वैसे ही रस्सी पे लटका दें और वो देखिए, और दूसरा कपड़ा लेते हैं उसी के जैसा और उसको हम अब क्या करते हैं, निचोड़ने के बाद और पूरा रस्सी पे फैलाकर डालते हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो वाष्पीकरण है कौन से कपड़े में होगा। जो हमने पहले कपड़ा ए लिया है, कपड़ा बी, तो वाष्पीकरण पहले हमारा दूसरे वाले कपड़े में होगा, क्योंकि वो फैला चुके हैं और उसके जो कपड़े के एक कण हैं वो अच्छे से उस पर ऊर्जा समावेशित हो रही है और जो जो उसमें जो अवशोषित जल है वो वाष्पित हो रहा है। दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कण हैं उनको अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है और वो वाष्पीकृत होते जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कहने का मतलब आर्द्रता बेसिकली क्या है, जैसे आप बारिश के दिनों में क्या होती है कि जब बारिश होती है तो जो बेसिकली हमें वायु क्या लगती है, हर जगह हमें चिपचिपी सी लगती है। कहने का मतलब है उस समय क्या है, वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा बढ़ चुकी है और वो आर्द्रता है, मतलब आर्द्रता का लेवल बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम वही गर्मियों में बात करें या फिर ठंडियों में, तो वो आर्द्रता बिल्कुल कम होती है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जलकणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी और इसकी वजह से क्या है कि अगर वायु में जलवाष्प अधिक मात्रा में होगा तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अगर वायु तेज चलेगी तो हम देखते हैं कि अगर अगर हम रात में भी कपड़े डालते हैं और उस दिन हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो फिर भी क्या होता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। लेकिन अगर वही हम ठंडियों के मौसम में डालें तो वो नहीं सूखते, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा वायु में बहुत अधिक होती है उस समय। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये हमारा अध्याय का लास्ट पॉइंट है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। खुले हुए बर्तनों में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम बेसिकली गर्मियों के दिनों में जो छत पर हम जल छिड़कते हैं ताकि हम जो हीट है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने की वजह से छत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका छत गर्म होने से जो रूम क्या है, बेसिकली रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो जो हम जल छिड़कते हैं तो वो क्या होता है कि वो वाष्पीकृत हो जाता है और वह शीतलता
और दूसरा पॉइंट हमारे क्या है, एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य हैं। वो अपनी हथेली पर गिराते हैं तो इनके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, मतलब ठंडक मिलती है बेसिकली। ठीक, वैसे ही छत पर पानी डालने से हमें क्या ठंडक मिलती है, मतलब रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छताएं खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, छत पर बेसिकली, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के शीतल होने के वो उदाहरण दे सकते हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपने उदाहरणों को जरूर टेक्स्ट करें। और हमारा पहला अध्याय समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट चैप्टर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर watching video on Sanctuary Institute channel. Thank you very much and subscribe for our next lecture on Is matter around us pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध